हे एवरीवन, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में नीट की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है इसमें बायोलॉजी का 4th क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको कुछ 14 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनमें कुछ टर्म्स हैं, कुछ डिजीज हैं। ठीक है, इनके बारे में आपको कम से कम दो लाइनें बतानी है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप खुद जानते हैं कि फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है, ये किससे होता है, ये कैसी डिजीज है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, ये कैसी डिजीज है। इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि जो पॉइंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा वही पॉइंट्स आपको नीट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, अदर कोई एग्जाम हो उसमें भी। ठीक है, तो जो मेन हेडिंग्स इन पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये आपको कंफर्मली श्योरिटी के साथ रटे हुए होने चाहिए, पक्का पता होना चाहिए पॉइंट्स हैं क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मैं इन पॉइंट्स को आपको क्वेश्चंस के बेस पे बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आ सकता है। ओके, देखिए व्हाट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होती है। जब पॉली मतलब मैनी, जेनिक मतलब जीन, जब बहुत सारे जीन मिलकर इनहेरिट होते हो, इनहेरिटेंस होता हो, यानी इनहेरिटेंस का मतलब मान लीजिए कोई कैरेक्टर है अपने पास। अब ये कैरेक्टर क्या होता है, इस कैरेक्टर को निर्धारित करते हैं बहुत सारे जीन मिलकर, किसी पार्टिकुलर कैरेक्टर को इनहेरिटेंस करने में हेल्प करते हैं। इस कंडीशन को, इस टर्म को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझिए, मतलब आपके पास एक कैरेक्टर है, जैसे ह्यूमन की हाइट। ह्यूमन की हाइट एक कैरेक्टर है, ह्यूमन हाइट। ऐसे ही ह्यूमन का स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर, ये एग्जाम्पल है आपके पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के। क्या मतलब इस बात का, यानी ये ह्यूमन हाइट का कैरेक्टर, ह्यूमन हाइट एक कैरेक्टर है ह्यूमन का, जो बहुत सारे जीन्स डिसाइड करते हैं। ऐसे ही ह्यूमन का स्किन कलर एक कैरेक्टर है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जो इसके बारे में बताता है। क्लियर है, बहुत सारे जीन मिलकर स्किन कलर को डिसाइड करते हैं, समझ रहे हो, इसलिए इसको बोल दिया पॉलीजेनिक जीन्स का इनहेरिटेंस, मतलब ट्रांसफर होना एक कैरेक्टर को शो करते हुए, इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब समझिए भी इसमें क्या होता है, मतलब जो आपका ह्यूमन की हाइट है वो अलग अलग रेंज की है, कोई 2 फुट के भी हैं, कोई 3 फुट के, कोई 4 फुट के, कोई 5 फुट के, कोई 6 फुट के भी हैं ह्यूमन बीइंग। तो एक पार्टिकुलर रेंज है। ठीक है, ऐसे ही जो ह्यूमन का स्किन कलर है, किसी में बहुत ज्यादा डार्क, बहुत ज्यादा काले, कुछ बहुत ज्यादा बिल्कुल गोरे, कुछ मीडियम साइज मतलब साइड नहीं, मीडियम कलर के, कुछ सावले लोग भी हैं, समझ रहे हो। तो एक पार्टिकुलर रेंज बन जाती है। बोला ऐसी रेंज क्यों बनती है, ह्यूमन की हाइट एक ही पार्टिकुलर क्यों नहीं है कि कोई 5 फुट का ही हो बस, या 6 फुट के होते सभी के सभी। बोले एक्चुअली जो ह्यूमन का स्किन कलर है और ह्यूमन की हाइट है, ये बहुत सारे जीन्स द्वारा डिसाइड की जाती है। यानी इन कैरेक्टर्स को डिसाइड करने के लिए बहुत सारे जीन अपना क्यूमुलेटिव इफेक्ट शो करते हैं। इस लाइनिंग को ध्यान दीजिएगा, क्यूमुलेटिव इफेक्ट इनमें से किस फिनोमेना में शो किया जाता है, शोन होता है, दैट इज इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, स्पेशली इन ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। देखिए अब 3 जीन है हमारे पास, ए, बी और सी, समझ रहे हो, ये आपका स्किन कलर डिसाइड करते हैं। ठीक है, इनमें मान लीजिए आपके पास एक जीन, पता है 2 एलील हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। और हमें पता है जो एलील होते हैं, यानी जीन्स होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होंगे। एक ही जीन की 2 फॉर्म को एलील कहते हैं। यानी कि अगर ये कैपिटल ए एक क्रोमोसोम पे है तो इसी के होमोलोगस क्रोमोसोम पे स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है। उनको हम फर्दर अनदर डिटेल्ड वीडियो में स्टडी करेंगे इन चीजों की। ठीक है, अभी मुझे आपको इन टर्म्स के बारे में 2 बातें बतानी है जो एग्जाम में पूछी जाएंगी आपसे, स्पेशली नीट में। ठीक है, देखिए भाई, तो ये वाला जो मान लीजिए अपने पास ए, बी और सी, ये जीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में है, तो ये जीन स्पेशली ए बी सी जीन स्किन कलर को डिसाइड करते हैं। अगर ये दोनों ए हो, उसके अंदर दोनों बी हो, दोनों क्या हो, सी, जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। ये होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब ऐसा क्रोमोसोम जो एक, मान लीजिए मैंने बोल दिया 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, तो जो एक पेयर है उनमें एक क्रोमोसोम फादर से आता है, एक क्रोमोसोम मदर से आता है, इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो एक पे कैपिटल है, दूसरे पे भी क्या है, कैपिटल है। ऐसे ही एक पे कैपिटल बी है, दूसरे भी कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल सी। तो जो स्किन का कलर होता है वो क्या होता है, डार्क, बिल्कुल काले लोग होंगे, समझ रहे हो, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब अगर ये सारे के सारे क्या हो, रिसेसिव हो, ये आपके रिसेसिव जीन है, अपने आप को डोमिनेंट की प्रेजेंस से प्रकट नहीं करते, तो क्या होगा, बिल्कुल लाइट टेस्ट कलर, गोरे से दिखेंगे बिल्कुल। ठीक है, लाइट टेस्ट कलर। ऐसे ही अगर इन दोनों के बीच का आ जाए, बोले अगर आपके ए स्मॉल ए कैपिटल ये वाले कंडीशन हो तो क्या होगा, बोले इन दोनों के इंटरमीडिएट कलर, सावले कलर के लोग, समझ रहे हो। अब देखिए भाई, यानी कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस
ऐसी कंडीशन है, प्रोसेस कह सकते हो, जिसमें बहुत सारे जीन अपना इफेक्ट दिखा के एक पार्टिकुलर कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, और अब जो कैरेक्टर होता है, इसके जो ट्रेट होते हैं, इसके जो गुणधर्म होते हैं, वो पार्टिकुलर रेंज में होते हैं। दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। समझ रहे हो? नाउ जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ये इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी साथ में इंक्लूड करती है। इन्वायरमेंट के इफेक्ट के कारण भी, कई बार देखिए अब गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो हमारी जो बाजू होती है धूप के कारण ब्लैक हो जाती है, और जब हम ऊपर से कलर ऊपर करते हैं, यहाँ से क्या दिखता है? व्हाइट दिखता है। देखा होगा। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट भी पड़ता है स्किन के ऊपर। तो इन्वायरमेंट का इफेक्ट इनमें से कौन सा कैरेक्टर डिसाइड करता है? 4 ऑप्शन देंगे आपको, कौन से पे होता है भाई? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पे। तो ये बातें थी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। क्या क्वेश्चन आता है? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताइए कौन कौन है? ह्यूमन हाइट एंड ह्यूमन स्किन कलर। अगर तीनों ये कैपिटल्स वाले हैं सभी, तो डार्क स्किन कलर होगा। ये है तो लाइट स्किन कलर। इंटरमीडिएट है दोनों को, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, तो आपका क्या होगा? इंटरमीडिएट कलर। समझ रहे हो? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इन्वायरमेंट के इफेक्ट को भी इंक्लूड करती है। फिनिश। दिस वाज अबाउट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। ओके, नेक्स्ट है अपने पास व्हाट इज पैलियोट्रोपी। बताइए क्या होती है पैलियोट्रोपी? पैलियोट्रोपी किसे कहेंगे? बोला अब क्या है, बोला आपके पास एक जीन है, आपके पास जीन कितना है? 1 जीन। अब आपका एक जीन जब मल्टीपल इफेक्ट शो करे, एक जीन क्या शो करे? मल्टीपल इफेक्ट। एक जीन का मल्टीपल इफेक्ट होना, ठीक है, क्या कहलाता है? पैलियोट्रोपिक कंडीशन। जनरली ये इफेक्ट शोन होता है मेटाबॉलिज्म वाले डिसऑर्डर्स में, ठीक है। बोला जो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की कंडीशन आ रखी होगी। बोला मेटाबॉलिज्म कैसे? बोला अगर मान लीजिए आपने थोड़ा खाना खाया तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी, फिर ज्यादा खा लिया तो उसको और ज्यादा एनर्जी, और ज्यादा खा लिया तो और ज्यादा एनर्जी। समझ रहे हो कैसे? बोला आपका पैलियोट्रोपी में एक जीन के क्या होंगे? मल्टीपल इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसकी कंडीशन है जो आपकी मान लीजिए जो एक प्रकार से फिनाइल कीटोन्यूरिया है, ये पैलियोट्रोपिक जीन का एक एग्जाम्पल है। बोले कैसे? पैलियोट्रोपी का एक एग्जाम्पल है कौन? फिनाइल कीटोन्यूरिया। बोला हाउ? बोले इसके अंदर क्या होता है? फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक पार्टिकुलर जीन प्रभावित हो गया, एक पार्टिकुलर जीन क्या हो गया? म्यूटेट हो गया। कौन सा जीन? जो जीन आपका फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। मतलब एक जीन है आपके पास जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है। अब वो क्या हो गया? इफेक्ट हो गया। इस एक एंजाइम के यानी एक जीन के कारण क्या बनेगा आपका? आरएनए, आरएनए से क्या बने? डीएनए से, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। तो ये जो एक एंजाइम एक जीन के कारण इफेक्ट होने से मल्टीपल इफेक्ट शो करता है हमारी बॉडी में। यानी जब एक जीन के कारण मल्टीपल डिसऑर्डर्स क्रिएट हो जाए, ये कंडीशन कहलाती है पैलियोट्रोपी। जैसे कि मान लीजिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम क्या हो गया? एक जीन जो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को बन जाएगा, उसमें म्यूटेशन आ गई तो क्या होगा? बोला बंदा मेंटली क्या हो जाएगा? रिटार्ड। स्किन पिगमेंटेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। मेंटली क्या हो जाएगा? रिटार्ड हो जाएगा। स्किन ब्रोंज कलर हो जाएगा स्किन का, ठीक है। चकते से धब्बे से जम जाते हैं, हो जाते हैं, ठीक है। स्किन पिगमेंटेशन होती है वो ब्रोंज कलर टाइप हो जाती है। समझ रहे हो? मल्टीपल इफेक्ट्स हो गए, मेंटली रिटार्ड हो गया, आईक्यू लेवल कम हो गया, ठीक है। और जो आपका स्किन का कलर है उसमें प्रॉब्लम हो रखी है। साथ ही साथ क्या होता है? हेयर भी कम हो जाते हैं, हेयर्स भी कम हो जाए। अब देख लीजिए एक जीन में दिक्कत हो गई, इफेक्ट कितने हो गए? 3। यही क्या है? आपकी पैलियोट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंडनेस। मतलब कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। क्या है भाई? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है इसके अंदर? मतलब इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम पे एक जीन प्रेजेंट होता है। अगर ये जीन डिफेक्ट में हो जाए इस जीन में, तो क्या होता है? आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगी। ये एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है, तो इसलिए हमने इसको बोल दिया सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। समझ रहे हो? कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है? जनरली वो कौन जो आपके रेड और क्या भी ग्रीन कलर, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगी वो रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंशिएशन नहीं हुआ तो क्या होगा? मतलब आप व्हीकल लेके जा रहे हो, गाड़ी में हो, अचानक रेड लाइट हो गई, ठीक है, तो रुकना पड़ेगा। आप रेड और ग्रीन तो आपको समझ में नहीं आते क्या है, तो क्या होगा? आप तो चलते रहोगे। ऐसे ग्रीन कलर हुआ तो आपको पता नहीं चलेगा क्या है ग्रीन कलर। आपकी आइज इंडिकेट नहीं करेगी ग्रीन कलर हो रखा है या रेड कलर हो रखा है, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे आप, ये कौन ग्रीन है कौन क्या है रेड। समझ रहे हो? तो कलर ब्लाइंडनेस में ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस क्या है? आपकी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें रेड और ग्रीन कलर के आप डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते, ठीक है भाई। नेक्स्ट, व्हाट इज मायोटोनिक डायस्ट्रोफी? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्या है भाई? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। मायोटोनिक डायस्ट्रोफी इज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ठीक है। याद कर लीजिए, डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से कौन सा एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है? मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। एक हंटिंगटन कोरिये, एक डिजीज है हंटिंगटन कोरिये, वो भी आपकी क्या होती है? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज। नेक्स्ट है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है भाई? इट इज ऑल्सो सेक्स लिंक्ड
रिसेसिव डिसऑर्डर। क्या होता है? सेक्स लिंक्ड, एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड होता है, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इज दिस व्हाट? हीमोफिलिया। हीमोफिलिया क्या होता है हीमोफिलिया में? मतलब इसके अंदर जो ब्लड को क्लोट करने वाले फैक्टर होते हैं, कास्केड ऑफ प्रोटीन फैक्टर होते हैं जो ब्लड को क्या करते हैं? क्लोट करते हैं। ये इफेक्ट हो जाता है, ये प्रभावित हो जाते हैं, समझ रहे हो? अब अगर ये फैक्टर प्रभावित हो जाएंगे तो क्या होगा? कहीं पे अगर आपको मान लो कहीं खरोच लगी, ब्लड आपका बहने लग गया, तो अब ये क्लोट नहीं होगा, ठीक है? यानी कास्केड ऑफ प्रोटीन का वो सारा फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये जो प्रोटीन का सारा समूह ये प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण इफेक्ट हो जाता है उन जीन की म्यूटेशन उन कैरेक्टर को डिसाइड करने वाले में हो जाती है, जिनके कारण ब्लड क्या होता है? क्लोट होता है, समझ रहे हो? यानी ब्लड क्लोट नहीं करेगा, किसमें? हीमोफिलिया में, ठीक है? ब्लड आपका बहता रहेगा। ये बीमारी थी क्वीन विक्टोरिया के वंशजों में, समझ रहे हो? जो क्वीन विक्टोरिया के जो महारानी कहाँ की, ये आप कमेंट कीजिएगा, क्वीन विक्टोरिया कहाँ की महारानी थी, समझ रहे हो? बताइएगा कमेंट में, नेक्स्ट सर्च कर लेना भाई, किसी को नहीं पता तो क्या है आपकी हीमोफिलिया? एक सेक्स लिंक्ड ऑटोसोम, क्या है भाई? सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, क्लियर है? इसके अंदर कास्केड ऑफ प्रोटीन जो ब्लड को क्लोट करता है वो प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट डाउन सिंड्रोम क्या होती है भाई? डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोम लिंक्ड डिसऑर्डर है जो स्पेशली एक एन्यूप्लॉइडी को शो करता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है? जिसके अंदर या तो एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाए या क्या हो जाए? कम हो जाए, उस कंडीशन को कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो डाउन सिंड्रोम एक एन्यूप्लॉइडी कंडीशन का एग्जांपल है, ऐसा डिसऑर्डर है, समझ रहे हो? इस डिसऑर्डर में क्या होता है? जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब क्रोमोसोम नंबर 21 एक ऑटोसोम है, पहले ये ए ऐसे था, ए, समझ रहे हो? क्रोमोसोम नंबर 21 होमोलोगस क्रोमोसोम के पे इसके 2 जीन थे, ठीक है? अब क्या हो जाता है? और ये 2 क्रोमोसोम भी थे, ऐसे समझ लो, एक और क्रोमोसोम, यही क्रोमोसोम आपका 21 वाला क्रोमोसोम, अब 2 पे 2 ही होने चाहिए थे 21 क्रोमोसोम, एक होमोलोग, दोनों एक फादर से आने वाला 21 और एक मदर से आने वाला 21, होमोलोगस पेयर होना चाहिए था। अब कितने हो जाते हैं? 3। इसे कहते हैं ट्राइसोमी। क्या कहते हैं? ट्राइसोमिक कंडीशन। दिस कंडीशन इज नोन एज ट्राइसोमी। बताइए इनमें से किसमें ट्राइसोमी पाई जाती है? डाउन सिंड्रोम में। लैंगडन डाउन ने 1866 में बताया था डिसऑर्डर को। खास बात इसके अंदर ना सीमियन क्रीज शो होता है, पाम है ना बिल्कुल छोटी सी होती है, पर ऐसे इसमें सूजन आ जाती है, समझ रहे हो? जो टंग होती है फुरो टंग हो जाती है, तीखी, ये कंडीशन होती है किसके अंदर? और जो आपका जो इंडिविजुअल होता है वो शॉर्ट स्टेटेड होता है, छोटे कद का ही होता है, ठीक है? इसमें भी साइकोमोटर या हमारी जो साइकोलॉजी है और मेंटली रिटार्डेशन हो जाती है, किसमें भाई? डाउन सिंड्रोम में, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले बोले इसके अंदर जो जिस ह्यूमन बीइंग को डाउन सिंड्रोम होगी उसमें कितने क्रोमोसोम होंगे? अगर ट्राइसोमी 21 होगी तो कितने हो जाएंगे? 40 तो पहले होते हैं, एक उड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे? 47 क्रोमोसोम होते हैं डाउन सिंड्रोम वाले को। तो ध्यान रखना ये ऑटोसोमल लिंक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम क्या होती है? मतलब इसके अंदर क्या होता है? जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है इसकी कॉपी हो जाती है। मतलब मेल के अंदर क्या होता है? XY होता है मेल के अंदर, ठीक है? तो जो आपका एक्स क्रोमोसोम होता है मेल में, उसके अंदर एक्स की क्या हो जाती है? कॉपी। अब जो आपके एक्स क्रोमोसोम होते हैं वो मेल में कितने हो जाते हैं? 2। जैसे ही मेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, पहले तो मेल था, एक एक्स आती है, एक्स किसका कैरेक्टर है भाई? फीमेल इंडिकेट करे, जितना ज्यादा एक्स होगा उतना वो फीमेल वाले गुण ज्यादा होंगे, समझ रहे हो? तो जो आपका XY जैसे ही बन जाए किसी इंडिविजुअल के अंदर तो उसे क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो जाता है। क्या होता है इसके अंदर? मेल के अंदर इस सिंड्रोम में फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाते हैं। मतलब मेल के अंदर जाइनो इकोमेस्टिया हो जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी मेल में भी छाती की डेवलपमेंट यानी मेमोरी ग्लैंड की डेवलपमेंट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं? जाइनो इकोमेस्टिया। जाइनो इकोमेस्टिया कंडीशन किसमें पाई जाती है? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। एक्स की कॉपी हो जाती है किसमें? क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। अगर एक्स की कॉपी होगी तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 47 क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम में। अगली बात, जो आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है इसमें जो इंडिविजुअल होता है ना वो एक्चुअली मेल किन्नर होता है, स्टेराइल होते हैं, जो किन्नर लोग होते हैं ना, जो किन्नर लोग होते हैं उनमें जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होती है इसमें मेल किन्नर होता है। जो शुरुआत में मेल था एक्चुअल में एक्स की कॉपी होने से क्या बन गया? फीमेल कैरेक्टर आ गया इसमें, ठीक है? जाइनोइकोमेस्टिया क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम की कंडीशन है। ये भी एक एन्यूप्लॉइडल डिजीज है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी क्रोमोसोम बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? मतलब फीमेल है हमारे पास, 44 ऑटोसोम है, 2 सेक्स क्रोमोसोम है, XX, तो नॉर्मल फीमेल होती है। मतलब क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम उसको हो जाती है जिसमें ये एक्स क्रोमोसोम गायब हो जाए, यहाँ पे कोई ना हो, 0 हो जाए, ये 0 है, ध्यान रखना, X0। तो ओवरऑल जो आपकी टर्नर सिंड्रोम उसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं? 45। जब भी एक क्रोमोसोम कम हो जाए इसे कहते हैं मोनोसोमिक कंडीशन। क्या कहते हैं भाई? मोनोसोमिक। तो जो आपका टर्नर सिंड्रोम है एक मोनोसोमिक कंडीशन का एग्जांपल है। इसमें जो इंडिविजुअल उसमें 45 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें जो इनिशियली जो ह्यूमन होता है वो फीमेल होती है,
और फीमेल के अंदर एक एक्स गायब होना मतलब फीमेल का कैरेक्टर कम होना, मतलब उसमें मेल का कैरेक्टर आ जाना। समझ रहे हो? ये वाला जो इंडिविजुअल होता है ये भी स्टेराइल होता है। इसमें जो ओवरी होती है ना फीमेल की, वो रूडिमेंट्री अलग हो जाती है, साइज में कम हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है और अल साइड में हो जाती है, जिसे कहते हैं रूडिमेंट्री ओवरीज प्रेजेंट होती है। किस डिजीज कंडीशन है? टर्नर सिंड्रोम की। समझ रहे हो? नेक्स्ट भी जो आपका टर्नर सिंड्रोम है, इसकी जो इंडिविजुअल होगी वो फीमेल किन्नर होती है। स्टार्टिंग में तो फीमेल होती है, बाद में क्या बन गई, यानी जैसे जन्म जाती है ये डिजीज, ठीक है, जैसे एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया तो क्या हुआ, वो फीमेल किन्नर बन गया, यानी फीमेल में मेल वाला कैरेक्टर आ गए। समझ रहे हो? नेक्स्ट अभी सिकल्स, और ध्यान दीजिए जो आपका क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम है ये भी एन्यूप्लोइडिक है। टर्नर सिंड्रोम ऐसा एन्यूप्लोइडिक जिसमें क्रोमोसोम का लॉस हो रहा है। क्लिनेफेल्टर और डाउन सिंड्रोम ऐसी डिजीज है, ऐसी एन्यूप्लोइडिक कंडीशन रखती है जिसमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये भी ट्राइसोमिक है, ये भी ट्राइसोमिक है, ये क्या है? मोनोसोमिक। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक्स लिंक्ड है, ये क्या है आपका? ऑटोसोम लिंक्ड, ये भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। क्या होता है? ऑटोसोम लिंक्ड। ये क्या होता है भाई आपका? ऑटोसोम से लिंक्ड होता है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज होती है कौन? सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है? बोला जो हीमोग्लोबिन को बनाने वाली सेल्स, हीमोग्लोबिन को बनाने वाले क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। हीमोग्लोबिन के जीन से आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड चेन होती है हमारे हीमोग्लोबिन में, अल्फा और बीटा, दो अल्फा चेन होती है, दो ही क्या होती है? बीटा चेन। मतलब सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? मतलब जो बीटा चेन लगातार बन रही है वो जीन से बन क्या रही थी? प्रोटीन। प्रोटीन क्या बनाते हैं? जो जीन है, जीन से क्या बनता है? एमआरएनए। डीएनए, डीएनए से क्या बनता है? एमआरएनए। एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन। मतलब बीटा चेन की 6th पोजीशन पे GAG से कन्वर्जन हो जाता है GUG में। लाइक सिंगल म्यूटेशन होती है जीन की जिसमें A बदल जाता है U में, और परिणाम स्वरूप जो GAG है ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाता है GUG? GAG क्या बनाता है? ग्लूटामिक एसिड। और GUG क्या बनाता है? वेलाइन। यानी जो आपका बीटा पोजीशन, बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे GAG, जो आपका GAG वाला क्या है? अमीनो एसिड, वो GUG ग्लूटामिक एसिड किस में बदल जाता है? भाई वेलाइन में बदल जाता है। तो एक तो ध्यान लीजिए, कर लीजिएगा, GAG किसको, कौन से अमीनो एसिड को इंडिकेट करता है? ग्लूटामिक एसिड को। GUG वेलाइन को। ये पूछ लेते हैं जनरली अक्सर। और बीटा ग्लोबिन, जो आपकी बीटा चेन होती है ना हीमोग्लोबिन की, उसकी 6th पोजीशन पे ये कहानी घटित हो जाती है। 6th पोजीशन पे, ये भी ध्यान रखना, कौन सी पोजीशन पे? 6th पोजीशन पे। अब इसके कारण क्या होता है? बोले आरबीसी की जो शेप होती है हमारे अंदर वो क्या होती है? बाइकनकेव शेप होती है। कैसी पूछ लेते हैं? बाइकनकेव। फ्रॉग में पाई जाती है बाइकन्वेक्स आरबीसी, हमारे अंदर कैसी होती है? बाइकनकेव। और न्यूक्लियस नहीं होता हमारी आरबीसी में, जबकि फ्रॉग की आरबीसी में न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रॉग की आरबीसी कन्वेक्स, बाइकन्वेक्स होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। हमारी आरबीसी बाइकनकेव और न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट, तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? जो बाइकनकेव शेप होती है, अब सिकल पतली हो जाती है, सिक्कल जैसे शेप, दराती के कार्य हो जाती है, ऐसे स्पिंडल शेप समझ लो। ठीक है, शेप बदल जाती है। इस शेप बदलने के कारण जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं बन पाता, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी। अब यानी कि जो आरबीसी जो काम करना था हीमोग्लोबिन को, अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। इसमें हीमोग्लोबिन की क्वालिटी इफेक्ट हो जाती है। ध्यान दीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है जिसमें ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की बजाय वेलाइन बनना शुरू हो जाता है। इसी कारण जो आपकी आरबीसी के शेप बाइकनकेव से सिकल शेप हो जाती है, जिसके कारण आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन सफिशिएंट अमाउंट में नहीं बन पाता है और अब वो अपना काम सफिशिएंटली नहीं कर पाएगा। इसका एक बेनिफिट भी होता है, लाइक पार्टिकुलर मलेरिया नहीं होता। किसको? सिकल शेप वाले इंसानों को। जिसको मान लो सिकल सेल एनीमिया हो रखा हो, उनको क्या नहीं होता? मलेरिया के कीटाणु उस हीमोग्लोबिन को नष्ट, आरबीसी को नष्ट नहीं कर पाते, जिसके अंदर सिकल सेल हीमोग्लोबिन, सिकल सेल एनीमिया हो। ये ध्यान दीजिए, ये प्लस पॉइंट भी था इस डिजीज का। नेक्स्ट, थैलेसीमिया में क्या होता है? बोला जो आपका सिकल सेल एनीमिया है इसमें तो क्वालिटी इफेक्ट होती है। मतलब थैलेसीमिया में जो आपकी अल्फा चेन और बीटा चेन है ना, इनका सिंथेसिस ही कम हो जाता है। क्या होता है? सिंथेसिस क्या हो जाता है? डिक्रीज। ये डिक्रीज ही नहीं, ये बन ही नहीं पाते। जीन में म्यूटेशन ऐसे होती है थैलेसीमिया में कि अल्फा और बीटा चेन है ये सफिशिएंटली नहीं बन पाती। ये भी आपकी एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। इसके अंदर क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉट सिंथेसाइज्ड। ये भी एक प्रकार का एनीमिया ही है, थैलेसीमिया, जिसमें ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, थैलेसीमिया दो प्रकार का होता है, अल्फा और बीटा बोल सकते हो आप, या कहीं पे ए और ए डैश लिख देते हैं। ठीक है, 12th और 16th क्रोमोसोम पे इसके जीन्स होते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है कौन? थैलेसीमिया। क्या भाई? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ARD लिख रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया क्या भाई? फिनाइलकेटोनुरिया। ये भी क्या है आपका? ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। और खास बात इस डिसऑर्डर की,
ये आपका जन्म से ही इनबोर्न, पेट में ही होता है, जब बच्चा जन्म ही नहीं लिया होता है, मेटाबॉलिज्म उसका डिफेक्ट हो जाता है। मतलब मेटाबॉलिज्म डिफेक्ट कैसा होता है, मतलब एक एंजाइम हमारे पास फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल एलेनिन को कन्वर्ट करता है टायरोसिन में। जो फिनाइल एलेनिन आपका अमीनो एसिड होता है, उसको फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन में डाल देता है। किसमें डाल देता है, टायरोसिन में। ये किसमें डाल देगा, टायरोसिन में। बट जैसे ही इसकी कमी होती है, अब ये आपका फिनाइलकीटोनुरिया में जीन, जो जीन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज को बनाएगा वो इसको नहीं बना पाता है, उसमें म्यूटेशन हो जाती है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज की क्या हो जाती है, कमी। जैसे ही इसकी कमी होती है दोस्तों, क्या होता है, फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अगर फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये जो फिनाइल एलेनिन है अब बदल जाता है किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में। और ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है बड़ा गंदा होता है, हमारे दिमाग में जाके डिपोजिट होता है, जिसके कारण हमें मेंटली रिटार्डेशन आ जाती है, बाल उड़ जाते हैं, समझ रहे हो। स्किन के अंदर जमा हो गया तो स्किन में पिगमेंटेशन हो जाती है, स्किन पिगमेंटेड हो जाती है। किसमें, फिनाइलकीटोनुरिया में। मुझे क्या बताना था, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है फिनाइलकीटोनुरिया। नेक्स्ट, मलेरिया। भी मलेरिया प्रोटोजोन डिजीज है, प्लाज्मोडियम कारण होती है। प्लाज्मोडियम इसका प्रोटोजो है, इसका वेक्टर है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, खास बात सुन लीजिए, जो एक मलेरिया है जिसका नाम है फाल्सीपेरम, देखिए प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम एक मलेरिया काज करता है, जिसे कहते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। मैलिग्नेंट मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इस मलेरिया के अंदर डेथ हो सकती है, बहुत घातक मलेरिया होता है, घातक मलेरिया होता है, समझ रहे हो। ठीक है भाई। नेक्स्ट जो आपका मलेरिया होता है, इसका जो वेक्टर है वो क्या है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ठीक है सर। यह क्या करता है भाई, इसके अंदर हमारी आरबीसी इन्फेक्ट होती है मलेरिया में। मलेरिया में क्या इन्फेक्ट होती है, आरबीसी। मलेरिया में क्या इन्फेक्ट होती है, आरबीसी। किसमें इन्फेक्ट होती है, आरबीसी, मलेरिया में इफेक्ट होती है। मतलब आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम घुस जाता है स्पोरोजोइट फॉर्म में और आरबीसी को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। सुनिएगा भाई, मलेरिया को दो होस्ट चाहिए, डाइजेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें कम से कम इसको दो बंदे चाहिए। दो होस्ट होते हैं किसके लिए, मलेरिया के लिए। और इसमें दोनों होस्ट में एक ह्यूमन खुद होता है, एक होता है मॉस्किटो, और मॉस्किटो साथ में वेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, जो मॉस्किटो होते हैं मलेरिया के अंदर, मलेरिया जो प्लाज्मोडियम होता है वो मॉस्किटो से हमारी बॉडी में स्पोरोजोइट की फॉर्म में एंट्री करता है। फिर जो स्पोरोजोइट हमारे ब्लड के माध्यम से लीवर के अंदर चले जाते हैं, लीवर की सेल को नष्ट करते हुए बाद में वहां मल्टीप्लाई करेंगे लीवर के अंदर हमारे, वहां से कहां चले जाएंगे, ये आरबीसी में। फिर आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगे, वहां से बन जाती है गैमेटोसाइट्स। तो हमारे अंदर गैमेटोसाइट्स बन जाती है। इन गैमेटोसाइट्स हमारे ब्लड में घूमेगी, जैसे ही कोई दूसरा मच्छर आएगा डंक काटेगा, इन गैमेटोसाइट्स को ले लेगा, फिर ये मॉस्किटो के अंदर चली जाएगी, मॉस्किटो गट में जाके जुड़ जाएगी। मॉस्किटो गट में जाके मतलब एलिमेंट के अंदर में जुड़ेगी और वहीं पे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, स्पोरोजोइट बना लेंगे। यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मॉस्किटो में होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारी आरबीसी और लीवर सेल्स में होता है, ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है भाई, हो गया आपका मलेरिया। हाँ, सिकल सेल में वो लोग मलेरिया नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, अमोएबाइसिस। मुझे इसमें एक ही बताना है कि एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका द्वारा होती है, इसे अमीबिक डिसेंट्री भी कहते हैं। इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन इफेक्ट होता है और हाउस फ्लाई इसका कैरियर होती है। हाउस फ्लाई इसका क्या होती है, कैरियर। बस ये हाउस फ्लाई इसका कैरियर है, यही बात मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है फिलेरियसिस, एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं, वुचरेरिया बैनक्रोफ्टी से होती है। क्या हेलिमेंथिस, ये किससे होती है, वुचरेरिया बैनक्रोफ्टी से। ठीक है, जो आपके एस्केलमेंथिस का मेंबर है। फिलेरियसिस भी कहते हैं। इसके अंदर लिम्फेटिक वेसल इफेक्ट होती है, हाथी जैसे पाँव हो जाते हैं और इसके अंदर जेनेटिक ऑर्गन भी हमारे क्या हो जाते हैं, सूज जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। इसमें मुझे आपको क्या बताना है, बताइए कौन से मॉस्किटो, वेक्टर क्या है इस डिजीज का, फिलेरियसिस का डिजीज का वेक्टर कौन है, बताओ कमेंट कीजिए जल्दी से। नहीं आ रहा सर, नहीं पता सर, लिख नहीं रखा सर एनसीईआरटी में, हम कैसे जवाब दें। सुनो भाई क्या है, कौन है इसका, क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन है भाई, क्यूलेक्स। आपको बताना, क्यूलेक्स फैटिगन्स, क्यूलेक्स फैटिगन्स फिलेरियसिस काज करता है। वेक्टर काज, देखते हैं एक्चुअल में काज तो कौन करता है, ध्यान दीजिए, समझिए सुंदर को भी। वेक्टर कौन है, क्यूलेक्स मॉस्किटो, फैलाने वाला वेक्टर होता है। और काजिंग ऑर्गेनिज्म कौन है, वुचरेरिया बैनक्रोफ्टी और वुचरेरिया मेलाई। समझ रहे हो क्या। तो ये था भी अबाउट फिलेरियसिस। आई थिंक सो ये 14 टर्म्स जिसमें कुछ डिजीज हैं, एक दो आपके टर्म्स हैं, आपको समझ में आए होंगे। आपके लिए क्वेश्चन सुनिए में क्या है, पहले तो मुझे बताओ क्यूलेक्स मॉस्किटो और कौन सी डिजीज काज करता है, ये आपको बतानी है। डेंगू कौन सा वेक्टर काज करता है, ये आप बताएंगे, समझ रहे हो, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन से डिसऑर्डर है जो मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ये भी आप बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा कौन कौन से इनमें मेंडेलियन डिसऑर्डर है। ठीक है, मान लो आपको नाम लिखने में आपका टाइम खराब हो जाएगा तो आप ये नंबर लिख देना। मैंने कह दिया मान लो छठा है सर मेंडेलियन डिसऑर्डर, तो आप लिखेंगे M.D एरो लगा के 1 2 3 11 12 जो भी, समझ रहे हो क्या। मेंडेलियन डिसऑर्डर कौन कौन से हैं वो बताइएगा, नाम लिख दो तो आपकी इच्छा। नेक्स्ट, आपको ये बताना है कि जो
फिनाइल कीटोन्यूरिया है, इसके अंदर इनबोरन मेटाबॉलिज्म होता है, तो इसका क्या क्या इफेक्ट होता है ये आप लिख के बताएंगे कमेंट में। अक्सर पूछ लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये पैलियोट्रोपी का एग्जाम्पल है इसलिए। और मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कौन से क्रोमोसोम से इफेक्ट होती है, ये कौन सा क्रोमोसोम म्यूटेट होता है इसमें। और ध्यान दीजिए, वो डिसऑर्डर मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं जिनमें एक पॉइंट पे पॉइंट म्यूटेशन होती है, एक पार्टिकुलर जीन इन्फेक्ट होता है, समझ रहे हो? मान लो एलिन, जैसे मान लो जी है, जी से जी, जी एक की बजाय क्या हो गया, यू हो गया, ये क्या मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन ये बता दीजिएगा, इनमें से कौन सा ए न्यूक्लियोटिक डिसऑर्डर है? मैंने आपको पूछा है, वीडियो में बताया मैंने आपको, ए न्यूक्लियोटिक कौन कौन शो कर रहा है? जनरली पॉलीप्लोइडी प्लांट्स में होती है, ध्यान दीजिएगा, और ए न्यूक्लियोइडी ह्यूमन बीइंग एनिमल्स में होती है, ठीक है। ए न्यूक्लियोइडी का कौन कौन सी डिजीज एग्जांपल है वो बताना है आपको, ओके। तो ये थी भाई आपके लिए वीडियो। जनरली यहाँ से नीट में क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अच्छे से नीट की तैयारी कीजिए और सिलेक्शन ले लीजिए एमबीबीएस में। ऑल द बेस्ट।